हेलो दोस्तों, आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली लॉ कमीशन ने क्या इससे रिलेटेड व्यूज़ हो सकते हैं लोगों के, और क्या लोग इसके बारे में कहना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड लॉ कमीशन ने व्यूज़ मांगे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं यूसीसी से रिलेटेड। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रेजेंटली बहुत चर्चा में, बहुत सारे एडिटोरियल द हिंदूज़ में छपे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में छपे हैं। तो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उसके प्रॉज और कॉन्स क्या हैं, आज हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट यही है, लॉ कमीशन ने डिफरेंट सिविल सोसाइटीज़ के डिफरेंट पर्सन्स के व्यूज़ मांगे हैं। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, एक तरह से कंप्लीट एडिटोरियल का कंपाइलेशन है, जिसमें हम बहुत सारे व्यूज़ को एक जगह पर जान सकते हैं और हम अपनी मेन से रिलेटेड आंसर राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकते हैं। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 44 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि स्टेट सेल बी इंडीवर टू अप्लाई यूसीसी। तो उससे रिलेटेड आज हम बातें इसमें देखेंगे। अब ओरिजिन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। अब ये ओरिजिन कैसे हुआ, क्या हुआ? जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट था, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1835 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। तो उस रिपोर्ट में यूनिफॉर्म मिट्टी की बात की थी, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। आपको यहाँ मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ कि इंडियन लॉज जो थे वो डिफरेंट थे। अब डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लॉज थे। तो इससे ब्रिटिशर्स को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ब्रिटिशर्स जो थे, मतलब ब्रिटिशर्स का मतलब कॉलोनियल जो लोग थे, वो ब्रिटिशर जो कभी चाहते लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनका पर्पज़ नहीं था। उनका मेन पर्पज़ था यहाँ की रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करना। तो वो उस रिसोर्सेज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का उपयोग करें, उससे रिलेटेड चीज़ों को कोडिफिकेशन करना चाहते थे। इसीलिए वो यूनिफॉर्मिटी लॉ में लाना चाहते थे। मेन पर्पज़ ये था, उसके पीछे पर्पज़ होमोजेनिटी नहीं था। जो आज इंडिया में बहुत सारी पार्टी ये सोच रही हैं कि होमोजीनियस लॉ होना चाहिए, डाइवर्सिटी को हम मिनिमाइज़ करके होमोजीनियस लॉ लाके हम इंडिया को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। मगर इसके दोनों प्रॉज और कॉन्स दोनों हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि ब्रिटिशर्स ने 1835 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें यूनिफॉर्मिटी की बात की थी इंडियन लॉ को। मगर उन्होंने एक चीज़ और की थी कि मेजर कम्युनिटी हिंदूज़ और मुस्लिम थी, ये कहीं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोज ना करें, तो इसीलिए इन्हें उससे बाहर रखा गया था। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ, केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। अब आगे देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। अब तुम ये जान लो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ में ये डिफरेंस है। पर्सनल लॉ पर्टिकुलर रिलीजियन, पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी, पर्टिकुलर क्या कहते हैं सेक्ट को अलाउ करता है कि वो अपनी इसेंशियल रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकता है। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि जो मेजर लॉ हैं, जैसे मैरिज है जिसमें विमेन का एक्सप्लॉइटेशन मैक्सिमम देखने को मिलता है, डिवोर्स है, एडॉप्शन है, इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है। सक्सेशन मतलब एक की प्रॉपर्टी दूसरे के नाम है। तो उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्मिटी लाएंगे। उसमें क्या है कि मैरिज के लॉ सभी के लिए एक से अप्लाई होंगे। जो हिंदू पे अप्लाई होगा, जो बुद्धिस्ट पे अप्लाई होगा, जो सिख पे अप्लाई होगा, जो हिंदू पे मुस्लिम पे अप्लाई होगा, वो सब एक होगा। उसमें जो है मतलब डाइवर्सिटी नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, जिससे विमेन का एक्सप्लॉइटेशन कम से कम हो सके। अब देख लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र क्या है। आर्टिकल 44 में बताया गया है, स्टेट सेल इंडीवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की टेरिटरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडीवर करना है, मतलब इनकरेज करना है लोगों से को, कहना है कि हम इसके लिए रेडी हैं या नहीं। अब आप एक बात आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो है आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में दिया गया है। और डीपीएसपी में क्यों दिया गया?
डीपीएसपी में इसलिए दिया गया है कि स्टेट परमानेंटली अप्लाई नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट क्या है, वो मिलना ही मिलना है। डीपीएसपी क्या है, स्टेट को इंडीवर करता है कि आप ऐसे लॉ बनाइए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करें। डीपीएसपी कंपलसरी नहीं है। जैसे मान लो डीपीएसपी में दिया गया कि आप हर किसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तो गवर्नमेंट किसी को प्रोवाइड कर पाती है, किसी को नहीं कर पाती है। तो ऐसे ही ये है कि यूसीसी ऐसा नहीं है कंपल्सन है स्टेट को करना ही करना है। ये आपको देखना है कि जनता इसके लिए रेडी है, हमारे सिटीजन्स रेडी हैं। तो अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि गोवा एक ऐसा ओनली स्टेट है जिसमें यूसीसी है, और इसे पुर्तगीज़ ने 1867 में इम्प्लीमेंट किया था। अब आप यहाँ एक बात जान लीजिए, गोवा ऐसा स्टेट यूसीसी जहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, बात ठीक है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है गोवा का यूसीसी जो है बहुत डिफरेंट है। अगर आप इसे थॉरोली पढ़ेंगे, वहाँ पर मैन को दूसरी शादी अलाउ है अगर वीमेन इनफर्टिलिटी होती, वीमेन के कोई बच्चा नहीं होता। तो बहुत सारे यूसीसी में भी बहुत एडजस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने कह दिया बस एक ही शादी अलाउ है। इसमें भी बहुत सारे एक प्रोटोकॉल चाहिए, एक प्रोसीजर चाहिए जिससे हम यूसीसी को अप्लाई कर सकें। अब क्या कहा है कि क्या इंडिया इसके लिए रेडी है, पहले क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डज इंडिया इज़ रेडी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, डायरेक्ट पूछेगा। तो तुम आप बहुत सारे हवाला दोगे कि हाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, जो बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्सिटी को यूनिफॉर्मिटी में कन्वर्ट करते हैं, बहुत से लोगों को अंदर लाते हैं। मगर अदर रीज़न क्या है कि जैसे बहुत सारे स्टेट ने मोटर व्हीकल एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। मोटर व्हीकल एक्ट क्या था आप लोग पूछोगे, इसमें जैसे बहुत लाइसेंस से रिलेटेड प्रोसेस और मोटर से रिलेटेड प्रोसेस इंटर स्टेट जाती हैं जो मोटर व्हीकल, उससे रिलेटेड यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की थी, मगर बहुत सारे स्टेट ने नहीं इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पर यूसीसी नहीं अप्लाई हो सका। तो ऐसे ही बात यहाँ पर की गई है कि कैसे यूसीसी और पर्सनल लॉ में बैलेंस बिठाया जाए ताकि जो है लोगों को दिक्कत ना हो। अब आप एक प्रीलिम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, पर्सनल लॉ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हैं, एक कॉन्करेंट लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक यूनियन लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट आप जान लीजिए स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं, मगर प्रिवेल किसका करेगा, यूनियन गवर्नमेंट का लॉ ऑलवेज प्रिवेल करेगा। अगर यूसीसी पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो अभी एक लॉ ले आती है, कहती है मैरिज में डिवोर्स सबका एक जैसा होगा और कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा, इसमें कोई रिलीजियन का अपना लॉ नहीं लगेगा, तो मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट 25 का उल्लंघन है, 29 का उल्लंघन, तो उसे नल एंड वॉइड किया जा सकता है, मगर स्टेट गवर्नमेंट उसे नल एंड वॉइड नहीं कर सकती। अब आर्ग्यूमेंट देख लो फेवर में क्या है यूसीसी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मतलब आप अगर एस प्रोफार्मा में अगर वहाँ देते हो तो आपको बहुत इजीली नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आप माइंड मैप बना देते हो, यूसीसी लिख के ऐसे सब चीज़ों को दिखा देते हो अगल बगल, तो आपके नंबर बहुत इजीली और बहुत अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आप देख लेते हैं फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट। प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये जो यूसीसी है हमारे देश में इंटीग्रिटी प्रमोट करता है। कैसे इंटीग्रिटी प्रमोट करता है, भाई मैरिज से रिलेटेड सब जगह लॉ सेम है, तो सभी के लिए सेम है ना। तो दूसरा कोई जेलस फील नहीं कर रहा है कि मैं तलाक दे सकता हूँ, तू तलाक नहीं दे सकता, तुझे मुस्लिम में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है। जैसे धर्मेंद्र ने चाहे कागज़ में ही कह लीजिए, वो उन्होंने मुस्लिम होके शादी की थी दूसरी, क्योंकि हिंदू धर्म में एक शादी अलाउ है और जब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक दोनों के कंसेंसस से तलाक ना हो जाए, तो उन्होंने मुस्लिम होकर की थी। तो प्रमोट करता है इंटीग्रिटी को, ये करता है क्योंकि कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा ना सारे लोगों को, इसलिए ये इक्वलिटी प्रमोट करता है। और फिर इक्वलिटी एंड जस्टिस, वही बात आ गई कि जो लोग कल्चरल के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हरियाणा में है, वहाँ पर अपनी एक खाप पंचायत है, तो इक्वलिटी कहाँ पर रही, उनके अपने लॉ हैं, और मुस्लिम्स के अपनी एक कम्युनिटी के रूल हैं, वो हदीस और वो जो कुरान का लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो कहाँ इक्वलिटी रही, तो जस्टिस नहीं मिल पाता ना बहुत सारे लोगों को। तो जब यूसीसी हो जाएगा तो बहुत सारे लोग हमारी अदालतों में आ सकेंगे, वो बहुत सारे लोग वहाँ जा सकेंगे और वहाँ पर धर्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा।
सेकुलरिज्म, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा प्रियम्बल सेकुलर कैरेक्टर को प्रमोट करता है, तो इससे हमारे अंदर सेकुलरिज्म आएगा। सेकुलरिज्म का मतलब देखो, सेकुलरिज्म का मतलब दो तरह से होता है। जैसे अमेरिका में सेकुलरिज्म का या फ्रांस में सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा रिलीजियन में। रिलीजियन जो है इंटरनल सब्जेक्ट है, आप घर में अपने नमाज़ पढ़िए, बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, बाहर टोपी लगा कर नहीं घूम सकते, ये सेकुलरिज्म है। और स्टेट उसे प्रमोट नहीं करेगा, फंड नहीं देगा। मगर इंडिया का सेकुलरिज्म पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जहाँ पर इंडिया जो है फंड देता है रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, बहुत सारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए फंड देता है। जेंडर इक्वलिटी, ये जेंडर इक्वलिटी लाएगा। मैंने जैसे बताया, ये जब यूनिफॉर्मिटी होगी डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, डिवोर्स, मैरिज में यूनिफॉर्मिटी होगी, तो इंडिया में यूनिफॉर्मिटी होगी, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, तो जेंडर इक्वलिटी ये प्रमोट करेगा। आप ये जान लीजिए। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूसीसी, अब अगेंस्ट में ये देख लीजिए, वायलेट फंडामेंटल राइट। अब ये बहुत सारे हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट हैं, जैसे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजियन अपने आप को मैनेज कर सकता है, उसे राइट टू मैनेज का अधिकार है। और आर्टिकल 229 क्या कहता है? कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट कल्चर को वो कंजर्व कर सकता है। तो क्या ये यूसीसी आ जाएगा तो उसमें प्रावधान होगा? क्योंकि अभी कोई प्रोफार्मा ही नहीं आया, कोई एक तरह से प्रोसीजर ही नहीं आया, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो ये एक तरह से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आएगा, भाई डिफरेंट कम्युनिटी हैं, डिफरेंट उनके कल्चर हैं। जैसे आज मणिपुर में वायलेंस है, तो मीतीज कह रहे हैं कि हमें एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। कुकीज़ को एसटी का स्टेटस क्यों दे दिया है, जबकि कुकी 10% है, मीतीज 90% है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, तो इसे इम्प्लीमेंट करने में भाई प्रॉब्लम तो आनी ही है, आपको प्रॉब्लम तो झेलना ही पड़ेगी। तो इसको आसानी से नहीं किया जाता। कल्चरल डाइवर्सिटी, वही बात आ गई, तमिलियन हैं, तेलुगु, हिंदी बेल्ट, सबके अपने लॉ, अपने मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल ट्रेडिशन। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक कल्चर के लिए, डिफरेंट कल्चर के लिए एक यूसीसी काम कर जाएगा? ये भी डिफ़िकल्टी। पोटेंशियल बैकलेस, बैकलेस बहुत ज़्यादा बैकलेस, इसमें सोशल पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो सकती हैं, डिफरेंट कम्युनिटी लड़ सकती हैं, ये बहुत। तो इस तरह से हमने उसके फेवर में और अगेंस्ट में पॉइंट जान लिए कि यूसीसी के क्या होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था शाहबानो केस में। क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने? शाहबानो के जजमेंट में मेंटेनेंस के ऑर्डर को अप्रूव कर दिया था, कहा था कि इसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और रिलीजियंस के अगेंस्ट कहा था। तो उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसमें तब्दीली ला दी थी, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था राजीव गांधी गवर्नमेंट का, और मुस्लिम्स ने राजीव गांधी का सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने दिया था। वो उनका अदर रीज़न थे कि हाँ, राजीव गांधी ने ऐसा क्यों करने दिया था। उसका रीज़न ये था कि मुस्लिम बहुत बड़ी कम्युनिटी है, यहाँ पर उनके डिफरेंट कल्चर हैं, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर्सनल लॉ में प्रिवेल होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट के अपने व्यू थे। तो ये साहबानों का केस हम यहाँ पर डाल सकते हैं। और ऐसे ये सरला मुदगल का जजमेंट है 1995 का। अब लॉ कमीशन ने क्या कहा? 2018 में 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। ऐसे 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट करके अगर हम यूपीएससी का आंसर राइटिंग में डालते हैं तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जान जाता है कि बंदे ने पढ़ाई की है। तो अब 21वें लॉ कमीशन ने क्या कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज नीदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल। मगर सिचुएशन ही नहीं है भाई, हमारे इंडिया में एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है जो यूसीसी को लोग समझ सकें। तो इसलिए अभी वो कंडीशन नहीं आई है जिससे हम कह सकें कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब रिकमेंडेशन देख लो, रिकमेंडेशन क्या है पर्सनल लॉ की, कि डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस, वही बात लॉ कमीशन कह रहा है कि आप एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए, जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं उसे ख़त्म कीजिए, स्टीरियोटाइप जो डिफरेंट रिलीजन में है उसे ख़त्म कीजिए, यही सब है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो टैक्स के एग्जाम्पशन है वो ख़त्म कीजिए। अब वे फॉरवर्ड में हम क्या दे सकते हैं? कोलैबोरेटिव अप्रोच, मतलब डिफरेंट कम्युनिटी बैठें, उस पर डिस्कस करें, तो कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए। ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच, ब्रिक बाय ब्रिक क्या कि फाउंडेशन को हम मजबूत कर लें। कि फाउंडेशन को कैसे मजबूत? कि भाई हमने जड़ में डिस्कशन कर लिया, लोगों को समझा दिया, फिर दूसरी कम्युनिटी को समझा दिया, फिर तीसरी कम्युनिटी को समझा दिया। तो इससे क्या है कि डाइवर्सिटी में
यूनिफॉर्मिटी आ सकती है और डाइवर्स कल्चर कंजर्व भी किया जा सकता है। जेंडर सेंसिटिव अप्रोच, मतलब कि विमेन के लिए कैसे प्रावधान हो सकते हैं ये सब। पैन इंडिया अप्रोच, पैन इंडिया अप्रोच का मतलब है कि आपको गोवा, दमन दीव सब जगह डिस्कस करके, जम्मू कश्मीर सब जगह डिस्कस करके इसको अप्लाई करना चाहिए। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही है कि पर्सनल लॉ क्या होते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। हिंदू के अलग होते हैं, ट्राइबल्स के अलग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट कास्ट के अलग होते हैं। तो यही सब बातें बताएं। ओवरऑल आप इस आर्टिकल से यूसीसी को कंफर्म जान सकते हैं कि यूसीसी कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो सिविल से रिलेटेड लॉ हैं वो सबके एक से होंगे, मगर इसको इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है, ये बहुत टफ टास्क है। हमें डिफरेंट कम्युनिटी से इंगेज होना पड़ेगा, उनके साथ हमें कोलेबरेटिव अप्रोच करना पड़ेगी, तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से डिस्कस की, आपने अच्छे से पार्टनर से डिस्कस कीजिए। उससे रिलेटेड जो आर्ग्यूमेंट हैं, जो पॉइंट हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर डिस्कस करते हैं। हमारी कौन सी कमी रह गई इस आर्टिकल में, हम उसे पूरा करते हैं। थैंक यू।